1526 से 1858 तक। तो जब आपको मध्यकाल में, मुगल काल में पढ़ाऊंगा तो क्या क्या पढ़ाऊंगा मुगल काल में? मुगलों का राजनीतिक इतिहास, मुगलों का आर्थिक इतिहास, मुगलों का सामाजिक इतिहास और मुगलों का सांस्कृतिक, बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा। करीब करीब 10 घंटे क्लास चलेगी आपकी मुगल काल में, जब मैं मेडाइवल इंडिया पढ़ाऊंगा। तो सांस्कृतिक इतिहास में वही स्थापत्य वगैरह, जैसे ताजमहल, लाल किला, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, इलाहाबाद फोर्ट, ये सब बताऊंगा आपको उससे मैं जब आऊंगा। ठीक, अभी बस हमें थोड़ा रेफरेंस थोड़ा जानना है। तो 1526 से 1858 मुगल कहां के रहने वाले थे? मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। ठीक, वहां से बाबर के विरोधियों ने, बाबर शासक था, उसके विरोधियों ने उसको वहां से भगा दिया। तो बाबर भाग करके अफगानिस्तान में काबुल पे कब्जा कर लिया उसने। और बाबर काबुल में बैठ करके बार बार कोशिश करता रहा कि अपने मूल क्षेत्र को जीत ले, लेकिन जीत नहीं पाया। ठीक है, तब तक भारत की परिस्थितियां ऐसी थी और बाबर को लगा कि चलो अब उधर नहीं जीत पा रहे तो इधर ही शुरू करते हैं अभियान हम। फाइनली क्या हुआ, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल वंश की नींव रखी। उस समय लोधी वंश का शासन था। उस समय किसका शासन था? लोधी वंश का शासन था। इब्राहिम लोधी था, वो सब पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया में। तो बाबर ने क्या किया, अफगानिस्तान से लेकर के यूपी तक के भूभाग पे कब्जा कर लिया। ठीक, ये सब कब पढ़ेंगे हम मेडिवल इंडिया में। अभी क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मुगलों का भी जिक्र होगा, अंग्रेजों का सामना मुगलों से भी होगा, थोड़ा मुगलों के बारे में भी पता होना चाहिए। बाबर के बाद उसका एक बेटा आया हुमायूं। उसने बड़ी कोशिश की कि जो राज्य बाबर दे के गया उसको संभाल पाए, हुमायूं संभाल नहीं पाया। एक स्थानीय अफगान मुस्लिम था शेरशाह, उसने हुमायूं को भगा दिया। फिर अफगानों का शासन, शेरशाह का शासन रहा। शेरशाह के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं हुए, हुमायूं ने दोबारा कब्जा कर लिया भारत पर। ठीक, हुमायूं के बाद उसका जो बेटा आएगा वो है अकबर। अकबर ने क्या किया, अपने 50 वर्ष के लगभग शासनकाल में ये गुजरात, मध्य भारत, ये उड़ीसा, ये बंगाल, बांग्लादेश, ऐसे कश्मीर, ये सब इलाका, अफगानिस्तान, इन सब पे कब्जा कर लिया अकबर ने। ठीक, पूरे भूभाग पे अकबर ने कब्जा कर लिया। अकबर के बाद उसका बेटा आएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर, नूरजहां, सलीम इसी का नाम है। अनारकली के किस्से चलते हैं, सलीम और अनारकली, है ना। जहांगीर किसी तरह से नियंत्रण को बनाए रखेगा इस भूभाग पे। अकबर उत्तर भारत में बस केवल राणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर पाया था। राणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जहांगीर किसी तरह से सारे भूभाग को बचा के रख लेगा। जहांगीर के बाद उसका बेटा आएगा खुर्रम, शाहजहां। शाहजहां क्या करेगा, महाराष्ट्र को भी जीत लेगा। शाहजहां के बाद उसका बेटा आएगा औरंगजेब। औरंगजेब क्या करेगा, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक को, तमिलनाडु को, सबको जीत लेगा। ठीक, अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुगलों का शासन होगा। ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। देखो अब हम 18वीं सदी में आ गए हैं। जैसे अभी हम लोग 21वीं सदी में, सदी का मतलब समझते हैं ना सभी लोग, मैं एक बार समझा दूंगा फिर भी आपको। सदी, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, दशक, ये सारी बातें बता दूंगा आपको अभी। ठीक, अब देखो 1707 में मतलब मुगलों की एक तरह से सत्ता जबरदस्त, दुनिया में 4-5 बड़ी शक्तियों में मुगलों की गिनती होती है। और मुगलों में सबसे बड़े भूभाग पे शासन करने वाला औरंगजेब, इतने बड़े भूभाग पे। बट अकबर के समय से ही बहुत सारी समस्याएं थी, राजवंश के शासन में समस्याएं होती हैं। और औरंगजेब तक आते आते बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई थी। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ताश के पत्तों की तरह मुगल बिखरने लग गए हैं एकदम।
विकेट गिरना शुरू हो गया। तो हम क्या कहते हैं, 1707 से लेकर 1858, इसको हम कहते हैं परवर्ती मुगल, बाद के मुगल शासक। इसको कहते हैं शक्तिशाली मुगल, बाबर से लेकर औरंगजेब तक। अब 150 साल में मुगल इतने कमजोर हो जाएंगे कि मुगलों की सत्ता केवल लाल किले तक सिमट के रह जाएगी। कभी कभी तो इतने कमजोर कि मुगल बादशाह जान बचाने के लिए भागते चलेंगे। तो मुगलों का पतन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। अयोग्य उत्तराधिकारी थे, सैन्य व्यवस्था में समस्याएं थी, आर्थिक व्यवस्था में समस्याएं थी, नए नए तकनीक को जल्दी एडॉप्ट नहीं करते थे, बड़े साम्राज्य पे शासन करना मुश्किल होता है, दरबार में गुटबंदी थी, उत्तराधिकार का संघर्ष था, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जब मुगल काल आप समझेंगे ना तो पतन बहुत बेहतर समझेंगे। जब तक काल नहीं समझेंगे पतन नहीं समझेंगे। लेकिन ये तय है कि मुगलों का पतन हुआ तभी तो अंग्रेजों का उदय हुआ। मुगल मजबूत होते तो आ कहां पाते अंग्रेज। यदि मुगल भाई जब तक मुगल मजबूत थे, औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेजों ने औरंगजेब को चुनौती दी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने कायदे से कुटाई की, अंग्रेजों ने माफी मांगी, पैसा वैसा दिया, बोला कि अब हमें गलती नहीं करेंगे, हमें व्यापार करना। इतना शक्तिशाली था कि हर जगह अंग्रेजों को कूटा औरंगजेब ने। अंग्रेज समझ गए कि अभी अभी वक्त नहीं आया है। जबकि 1686 में पूरे अमेरिका और कनाडा पे अंग्रेज शासन कर रहे थे। कुछ कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो पूरे अमेरिका और कनाडा के बड़े भूभाग पे शासन, इतनी बड़ी शक्ति थी, कुट गए वो। समुद्र में मजबूत थे ना, स्थल पे मजबूत नहीं थे। मुगल के पास बड़ी सेना थी। अब मुगलों का पतन हो गया। अब जब मुगलों का पतन होगा तो ऐसा ही होता है, जब एक बड़ी शक्ति का पतन होता है ना तो छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। जब मुगल कमजोर होने लगे 1707 के बाद 1750 तक, तो भारत में कई छोटे बड़े राज्य बन गए। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक राज्य हो गया और यहां के शासक नवाब कहलाने लगे। अवध में एक राज्य हो गया, यहां के शासक भी नवाब कहलाने लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 राज्य हो गया, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद और जाटों का राज्य। यूपी में 4 राज्य हो गए, सब मुगलों के पास था। 1707 तक सब मुगलों के पास, 1750 तक ये सब मुगलों से। ठीक, ऐसे करके राजस्थान पर मुगलों का प्रभाव था। राजस्थान भी छोटे बड़े राज्यों में फिर बट गया। दक्षिण भारत में हैदराबाद में निजाम का शासन आ गया। ये जो तमिलनाडु का इलाका है इसको उस समय कर्नाटक कहा गया है, मैं अलग से लिखाऊंगा आपको। आज तो कर्नाटक इधर है आपका, मैसूर वाला इलाका, बेंगलुरु वाला। उस समय तमिलनाडु को यूरोपियन कंपनियां कर्नाटक कहती थी, यूरोपियन कहते थे, जिसको हम आज तमिलनाडु कहते हैं। यहां पे एक अलग राज्य आ गया। मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान का राज्य आ गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में मराठों का राज आ गया, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ऐसे करके तमाम। क्या हुआ, 1750 तक आते आते मुगल ताश के पत्ते की तरह बिखर गए, वो दिल्ली तक सिमट कर रह गए और भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बट गया। ठीक, अब जितने भी राज्य थे ना, उनमें सबसे शक्तिशाली थे मराठे, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक में थे। जैसे 1707 के बाद मुगलों का पतन, 1707 के बाद मुगलों का ग्राफ नीचे, तो 1707 के बाद मराठों का ग्राफ ऊपर। 1750 तक भारत की सबसे बड़ी शक्ति मराठे बन गए थे। बट जो समस्या मुगलों की थी ना, वही समस्या मराठों की भी थी। ठीक, तो मराठे भी राज्य को संभाल कर, और इतना उठा फटक था ना, पता ही नहीं चल पा रहा था भारत पे या किस पे किसका शासन होगा, इतने दावेदार थे। इसी में क्या हुआ, ये अफगानिस्तान, ये रहा आपका ईरान। ईरान का एक नादिर सा था, उसने उत्तर भारत पे हमला किया 1739 में।
करनाल का युद्ध हुआ, उस समय मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनको लोग सम्मान में रंगीला कहते थे। किस तरह का सम्मान? उनकी रुचि संगीत में बहुत ज्यादा थी, शासन में नहीं। उनकी रुचि शराब में बहुत ज्यादा थी, और उनकी रुचि हरम, महिलाओं में बहुत ज्यादा थी। तो उनको लोग रंगीला कहते थे। हरम कहने का मतलब जहां महिलाएं रहती थी, ठीक है, मुगल हरम जो होता था, तो उसका नाम ही पड़ गया था मोहम्मद शाह रंगीला। अब शासन जब रंगीला के हाथों में होगा तो नादिर शाह तो लूटेगा। नादिर शाह की मृत्यु हो गई, उसका एक सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, उसने अफगानिस्तान में अपना राज्य बना लिया, और उसने कई बार हमले किए। उत्तर भारत में पता ही नहीं कब मराठों का हमला, कब अब्दाली का हमला, कब नादिर शाह। मुगल बादशाह फरार, रफू चक्कर, कई छोटे बड़े राज्य, दक्षिण में भी तमाम उठापटक। अब जब कहते हैं ना बड़ी शक्ति जब बिखरती है तो बहुत सारी छोटी छोटी शक्तियों का उदय। अब जो भी इसमें योग्य होगा वो संभाल लेगा। बहुत सारे प्लेयर हैं उसमें, एक प्लेयर है अंग्रेज। धीरे धीरे क्या करेंगे, वो एक एक करके सब विकेट को निकालना प्रारंभ। पहले कर्नाटक को क्लीन बोल्ड करेंगे, फिर बंगाल को एलबीडब्ल्यू, और फिर क्लीन बोल्ड करेंगे उसको, फिर मैसूर को बोल्ड करेंगे, फिर मराठों को बोल्ड करेंगे, फिर सिंध को, फिर पंजाब को। ऐसे करते करते 100 साल में पूरे हिंदुस्तान को वो जीत लेंगे। धीरे धीरे पहले क्षेत्र को जीतेंगे, फिर वहां मजबूत करेंगे अपने आप को, फिर अगले में पैर फंसाएंगे, धीरे धीरे उसको जीतेंगे, फिर मजबूत करेंगे, फिर तीसरे में। पूरी एक इंटरकनेक्टेड कहानी है ये। जो टॉपिक मैंने आपको लिखाई कि ब्रिटिश विस्तार में क्या क्या पढ़ना है, यही तो पढ़ना है। भारत को कब कब कैसे कैसे अंग्रेजों ने जीता।